तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज के इस एक्सप्लेनर को। पंजाब की राजनीति में अपना विस्तार करना किसी भी पार्टी के लिए एक बेहद जटिल शतरंज खेलने जैसा है। आज हम उन गहरी, संरचनात्मक और जनसंख्याकीय बाधाओं का विश्लेषण करेंगे जिनका सामना बीजेपी को पंजाब में करना पड़ रहा है। और इसे और भी बेहतर समझने के लिए हम वेस्ट बंगाल और केरला के केसेस का एक तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे। चलिए जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि हम आगे क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति की, वहाँ की ज़मीनी बाधाओं की, वेस्ट बंगाल से इसकी तुलना की, केरला के बदलते समीकरण की, और आखिर में एक स्टेप बाय स्टेप केस स्टडी होगी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द पंजाब पॉलिटिकल लैंडस्केप बियॉन्ड ऑपरेशन लोटस। एक आधार बनाने के लिए वर्तमान स्थिति को समझना जरूरी है, जहां ऐप और कांग्रेस से बड़े नेताओं के आने की चर्चाएं आम हैं, जिसे राजनीतिक हलकों में अक्सर ऑपरेशन लोटस भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा और काफी दिलचस्प सवाल उठता है, क्या सिर्फ ऊपर से बड़े नेताओं को ले आने से जमीनी स्तर पर जीत मिल जाती है? क्या अमरिंदर सिंह या सुनील जाखड़ जैसे स्थापित चेहरों को शामिल करने भर से आसान जीत मिल सकती है, खासकर तब जब ग्राउंड लेवल पर आपका अपना पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ही ना हो? यहाँ 7 का आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। अगर हम पिछला इतिहास देखें तो अपने लंबे गठबंधन के दौरान अकाली दल सिर्फ लगभग 7 असेंबली सीटें ही बीजेपी को दिया करता था। इस एक चीज ने पार्टी की रीच को पूरी तरह से सिर्फ शहरी इलाकों तक ही बांध कर रख दिया था। और स्रोत में दी गई एक लाइन पूरी ऑपरेशनल सच्चाई को बखूबी बयान करती है। जैसे रस्सी में बंद के गाय चराते हैं ना, ये उदाहरण परफेक्टली दिखाता है कि बीजेपी गांव देहात के प्रचार के लिए अकाली दल पर किस हद तक निर्भर थी। उनके पास वहां ना तो अपना कोई स्वतंत्र नेटवर्क था और ना ही वोटर्स के साथ कोई सीधा कनेक्शन। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, स्ट्रक्चरल बैरियर्स इन पंजाब, द डेमोग्राफिक डिवाइड। चलिए देखते हैं कि पंजाब की आबादी का जो अनोखा ढांचा है वो किस तरह अचानक होने वाले राजनीतिक विस्तार को रोकता है। देखिए, पंजाब बिल्कुल स्पष्ट रूप से बटा हुआ है। गांव में मुख्य रूप से सिख आबादी का वर्चस्व है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोटर बेस रहा है वो ज्यादातर शहरी पंजाबियों का है। तो सीधा सा गणित यह है कि सिर्फ पठानकोट या गुरदासपुर जैसी जगहों पर शहरी हिंदू वोट पा लेने से आपको बहुमत नहीं मिल जाएगा। उसके लिए ग्रामीण सिख वोटर्स की बेस में पहुंचे बिना बात नहीं बनने वाली। आंकड़े दिखाते हैं कि ये वोटिंग ब्लॉक सच में काफी जटिल और एंट्रेंच्ड हैं। ग्रामीण पंजाब में सिख वोटर्स हैं, पंजाबी हिंदू शहरों तक सीमित हैं, और द्वाबा रीजन में गैर सिख दलित समुदाय हैं जिनका हिस्टोरिकली एक एंटी बीजेपी या प्रो बीएसपी स्टैंड रहा है। गांव में जो मजहबी सिख हैं वो आमतौर पर अकाली या कांग्रेस के साथ जुड़ते आए हैं। याद कीजिए, 1997 के अकाली बीजेपी गठबंधन ने इन्हें टेक्निकली बांट ही दिया था, गांव अकाली के लिए और शहर बीजेपी के लिए। तो ऐसी स्थिति में जमीनी पकड़ बनाने का सटीक तरीका क्या हो सकता है? इसके 3 क्लियर स्टेप्स दिखते हैं। पहला, अकाली दल के फ्रेमवर्क पर जो पुरानी ऐतिहासिक निर्भरता थी उसे तोड़ना। दूसरा, हर एक जिले में ऐसे लोकल चेहरे ढूंढना जिन पर लोग भरोसा करें। और तीसरा, सिख समुदायों के बीच सिस्टमैटिकली अपना एक स्वतंत्र ग्राउंड नेटवर्क बनाना। पॉलिटिकल इनविजिबिलिटी से निकलकर एक सच्चा विकल्प बनने के लिए इन ऑपरेशनल चुनौतियों को स्टेप बाय स्टेप पार करना ही पड़ेगा। हमारा तीसरा पॉइंट है, कंपेयरिंग विथ वेस्ट बंगाल, डिफरिंग स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट्स। पंजाब में विस्तार इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए वेस्ट बंगाल की रणनीति से तुलना करना बहुत आंख खोलने वाला हो सकता है। जरा वेस्ट बंगाल की इस टाइमलाइन को देखिए। 5 दशक यानी 50 साल पहले आरएसएस ने वहां ग्राउंड लेवल पर सांस्कृतिक एकीकरण शुरू किया था। 2.5 दशक पहले जाकर बीजेपी ने इनकम्बेंट पार्टियों के खिलाफ सीधा पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू किया, और चुनावी जीत पिछली सरकारों के खिलाफ माहौल बनाकर अभी हाल ही में मिलनी शुरू हुई। मतलब ये पूरा एक्सपेंशन कई दशकों का आइडियोलॉजिकल समारेखन है, जो पंजाब के बिल्कुल शुरुआती फेज से एकदम अलग है। ये कंपैरिजन साफ बताता है कि आप वेस्ट बंगाल के फॉर्मूला को पंजाब में सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। बंगाल में एक क्लियर टारगेट था, 70% मेजॉरिटी बनाम 30% माइनॉरिटी। वहां फियर वर्सेस ट्रस्ट का फैक्टर चला और 50 साल की कैडरे बिल्डिंग हुई। दूसरी तरफ पंजाब की सच्चाई बिल्कुल अलग है। यहां ऐसी कोई एक डोमिनेंट मेजॉरिटी नहीं है जिसे क्लीनली पोलराइज किया जा सके। यहां जट सिख, दलित और अर्बन हिंदू जैसे कंप्लीटली फ्रैगमेंटेड ब्लॉक्स हैं, और रूरल हिस्ट्री प्रैक्टिकली शून्य है। चलिए थोड़ा साउथ चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, केरलाज शिफ्टिंग डेमोग्राफिक्स, द लॉन्ग गेम ऑफ वोटर अलाइनमेंट। ये एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है कि कैसे धीरे धीरे बदलती जनसंख्या लंबे समय की राजनीति को शेप करती है। केरला के आंकड़े अगर हम देखें, हिंदू और अन्य 55% हैं, मुस्लिम 27% और ईसाई 18%। यहां माइनॉरिटीज मिलकर लगभग 45% बनाती हैं। तो ऐसे में किसी भी तरह का सिंपल मेजॉरिटी ध्रुवीकरण गणितीय रूप से बिल्कुल असंभव हो जाता है। ऐसी डेमोग्राफी में ग्रोथ का तरीका बहुत अलग होता है। केरला एक तरह से आइडियोलॉजिकल लेबोरेटरी जैसा काम करता है। वहां एजावा समुदाय, जो कि आबादी का 23% है, वो अपने ट्रेडिशनल लेफ्ट अलायंसेस से धीरे धीरे दूर हो रहा है।
साथ ही कुछ सामाजिक मुद्दों पर साझा चिंताओं ने आरएसएस और क्रिश्चियन ग्रुप्स के बीच आश्चर्यजनक रूप से पुल बनाया है। इसलिए यहाँ विकास सीधा नहीं बल्कि एक जिगजैग पैटर्न में होता है। पहले लोकल इलेक्शंस जीतना, फिर लोकसभा, तब जाके विधानसभा। आखिर में अपना 5वां पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप केस स्टडी आउटकम्स, स्टेट बाय स्टेट एनालिसिस। अगर हम इन सभी बातों को एक साथ मिलाकर देखें तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर उभरती है। इस मैट्रिक्स को ध्यान से समझिए। जहां पंजाब अपनी ग्राउंड प्रेजेंस के लिए हमेशा से एलाय पर निर्भर रहा और स्ट्रिक्टली अर्बन रह गया, वहीं बंगाल और केरला में दशकों की बॉटम अप मेहनत हुई है। डेमोग्राफिक्स में पंजाब बिल्कुल खंडित है। बंगाल क्लियर 70-30 था और केरला अपनी 45% माइनॉरिटी के कारण कॉम्प्लेक्स गठबंधन मांगता है। तो साफ सा बात यह है कि जहां पंजाब फिलहाल डिफेक्टर्स को लाकर टॉप डाउन तरीका अपना रहा है, वहां बाकी दोनों राज्यों ने जनरेशंस तक अपने डेमोग्राफिक टारगेट को कल्टिवेट किया है। ये पूरा विश्लेषण आखिर में हमें इस उत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या राजनीतिक विस्तार सिर्फ कुछ बड़े हाई प्रोफाइल चेहरों को शामिल कर लेने का नाम है, या फिर ये ग्राउंड लेवल पर जुड़ने और दशकों लंबे जनसांख्यिकीय समरेखन का एक अटल खेल है? सच्चाई यही लगती है कि राजनीति में सच्चा स्थायित्व अचानक हुए राजनीतिक सोड़ों से नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी ईंट जोड़कर ही बनाया जाता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।